हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात अनुपात के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस के पेपर में 2011 से लेकर 2018 तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सारे सवाल हम करेंगे, चाहे वह बड़ा हो सवाल या फिर छोटा हो, जैसा भी हो सारे सवाल हम वन बाय वन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने सीजीएल मेंस 2011 से 18 तक की सारी ज्योमेट्री क्वेश्चन को कवर कर रखा है। ज्योमेट्री सीरीज की वीडियो बन चुकी है, ठीक है, और उसमें टोटल 8 वीडियो बना है अलग अलग पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उन्हें देख सकते हैं। उनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर पीडीएफ चाहिए हमारी, तो आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वैसे ज्योमेट्री के सारे पार्ट को कंबाइंड करके एक 10.5 घंटे की वीडियो बनी है, तो वो भी जल्दी ही अपलोड होगा चैनल पे। उसमें थोड़ा डेटा की आवश्यकता है ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में, लेकिन जैसे अपलोड होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आपको इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ भाई सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें बिल्कुल भी। देखिए भाई, पहला सवाल अपने पास आ चुका है। पहले सवाल में आपको दिया हुआ है कि ए और बी की आय का जो अनुपात है वो है 2:1, और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं यानी कि खर्च करते हैं, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं यानी कि सेविंग करते हैं। और यदि दोनों की कुल मासिक बचत जो है वो 5,000 हो, तो आपको बताना है कि बी की मासिक आय क्या होगी। तो देखिए दोस्त, ऐसे में आपको पता हो कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताता हूँ इस बार कि कैसे लगाते हैं। दूसरे भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा भी तरीका है, वो भी आसान है, ठीक है। फिलहाल मैं जो सबसे अच्छा तरीका है, जैसा कि आपने देखा था थंबनेल पे, मैंने बोला था कि सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, तो सबसे अच्छा और सबसे फास्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप देखिए कि करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इनकम जो है उसका रेशियो है 2:1। इनकम का रेशियो, एक मिनट, यस, इनकम का रेशियो मैंने लिख दिया दोस्त। ये कितना था, तो आप बोलेंगे 2:1 था, ठीक है। उसके बाद जो व्यय है एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो कितना है, खर्च का रेशियो है 5:3। और इसके बाद जो बचत करते हैं वो बचत करते हैं 4:1 में। ये आपको सवाल में दे रखा है कि 4:1 के फॉर्म में वो बचत करते हैं, लेकिन आपको पता है कि टोटल बचत सवाल में दिया हुआ है कितना, 5,000। तो 4:1 का मतलब यहाँ से आप देखोगे कि टोटल 4 और 1 5 बन रहा है, इसकी वैल्यू सवाल में 5,000 है। अगर देखो 4 और 1 5 की वैल्यू 5,000 है, यानी कि ये 4 कितना है, रुपए में 4,000 है, और ये 1 कितना है, ये रुपए में 1,000 है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो कि 4,000 और 1,000 वो अलग अलग मचाते हैं। वही यहाँ पे लिख लेना है आपको। बचत यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4K, और इसका हो जाएगा 1K का मतलब 1,000 होता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लगाते हैं, इसको तिरछा तिरछा गुना करके और अंतर लिखते हैं। तो आप बोलेंगे 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आप गुना कर दो, 5 एकम 5, और ये 4 तियाँ 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7,000, 1,000 का मतलब के। और हमें बताना क्या था, हमें बताना था बी की मासिक आय, और यहाँ पे ये ए था और ये बी था। तो बी की इनकम कितनी थी, 1, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 7K, के का मतलब 1,000, और 7,000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, इसका मतलब 7,000 इसका आंसर है। तो करने का तरीका ये हुआ, ठीक है। आप ऐसे लिख के कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल बिना लिखे हुए हो सकता है, आपको पता है कि नहीं। पेन फ्री, बिल्कुल बिना पेन छुए हुए इस सवाल को हम कर सकते हैं, लेकिन उतना फास्ट अप्रोच होना चाहिए आपको। तरीका भी यही होगा, लेकिन इसी तरीके में हम लोग बिना पेन के कर सकते हैं। देखो, इसको बिना लिखे अगर आपको करना है सवाल में ही, तो आप क्या कर सकते थे, इसमें पहले एक बार वापस समझ लो कि क्या किया गया है। यहाँ पे मैंने ऊपर इनकम का रेशियो था 2:1, तो मैंने इनकम का रेशियो यहाँ पे 2:1 लिख दिया। फिर आपको दिया था कि जो खर्च है उसका अनुपात है 5:3, तो मैंने दूसरे कॉलम में, सॉरी दूसरे रो में यहाँ पे क्या लिख दिया, 5:3, जो कि खर्च का रेशियो है। अब बताओ, इनकम में से खर्च घटाएंगे तो नीचे बचत बचेगा, तो बचत लिखने के लिए आपको दोनों का बचत अलग अलग निकालना पड़ेगा। सवाल में उनके बचत का रेशियो था 4:1, और रेशियो के बदले में टोटल वैल्यू भी दी हुई थी कि रुपए में टोटल वैल्यू है 5,000। तो आप बताओ 5,000 को अगर हम 4:1 में ब्रेक करेंगे तो कितना कितना बनेगा, 4 और 1 5 का मतलब आप बोलेंगे कि 5,000 है, इसका मतलब 4 का मतलब 4,000, और 1 का मतलब 1,000। इसका मतलब ए जो है वो 4,000 बचाता है, बी जो है वो 1,000 बचाता है। इसके बाद हम लोग तिरछा गुना करके घटाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर नीचे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 5 को कराएंगे किससे, के से, और वैसे ही 4 को किससे कराएंगे, 3 से।
ठीक है, तो 5 एकम 5 और 4 तियाँ 12 में से 5 गया तो 7K, यानी कि 7001 की वैल्यू आ गई। और आपसे बी का इनकम पूछ रहा था, वो 7 ही 1000 होगा, क्योंकि उसका वैल्यू जो रेशियो में है वो 1 है। ठीक है, अब देखो इसको बिना लिखे अगर करना था तो हम ऐसे लिख सकते थे दोस्त कि चलो इनकम का रेशियो कितना है, तो आप बोलते कि 2:1 है। ये लिख नहीं रहा हूँ मैं, सवाल के अकॉर्डिंग लिख के आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। बस आपको ये समझना पड़ेगा, देखो कि ये 2:1 था और यहाँ पर 5:3 था, और तीसरा चीज़ आपको दिया था एक का 4000 और एक का 1000, ये आपको पता होना चाहिए था। अब ये सवाल में लिखा हुआ होता तो देखो लास्ट वाले को लास्ट से गुना करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और बीच वाले को बीच से। तो आप 2 को 3 से करते तो 2 तियाँ 6 और ये 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाता तो एक ही बार आप लिख देते कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा। और इसकी वैल्यू इधर भी वैसे ही करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट से और बीच वाले को बीच से। तो ये 5 एकम 5 और 3 चौका 12 में से 5 जाएगा तो 7K, और 1K की वैल्यू आ गई, सॉरी 1 की वैल्यू आ गई 7K, और 7K इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो ये बात हम सवाल में ही कर सकते थे कि नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता सवाल में देख करके कि देखिए यहाँ पर 2 था और 3 था, तो 2 तियाँ 6 और ये 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए 5 एकम 5 और ये 3 चौके 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और के का के, 1000 का 1000, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाती 7000। तो ये बात आप बिना लिखे कर सकते हैं। आगे और भी सवाल आएंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित सवाल हैं, बेस्ड हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर, और उन्हें हम इसी तरीके से बिना लिखे कर पाएंगे आगे। चलिए, इस सवाल को करने के वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा वो आपको बता दिया। फिलहाल आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। आते हैं अगले सवाल पे, और दूसरे सवाल में देखिए आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं जो उनका योगफल है और उनके अंतर का अनुपात है वो है 5:1। तो आपको छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बताना है। देखिए ऐसे कंडीशन में आप एक तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि योगफल और अंतर का रेशियो 5 और 1 किस में बनेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 और 1 तो बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन देखेंगे कि सवाल में कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपको बताना है रेशियो। तो बड़ी संख्या ऊपर होगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है पहला, क्योंकि उसमें ऊपर 2 है और नीचे 3 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो बताने का मतलब जो पहला नंबर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, सेकंड वाले से। ठीक है, पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले से क्या होगा दोस्त, बड़ा होगा। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में पहला वाला ही छोटा है, तो ये तो कट गया। इसमें है तो इसमें आप देखें कि 5 और 1 6, और फिर 5 में से 1 घटाइएगा तो 4। इनका रेशियो घटाने के बाद कितना बनेगा, 5 1 बनेगा, नहीं बनेगा। इसका भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी शुरू वाला ही छोटा है। तो ये सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा जिसको जोड़ने पर 5 आएगा और घटाने पर 1 आएगा। आप देख रहे हैं कि रेशियो चाहिए 5 1 का, पहले जोड़ना है इनको, जोड़ने पर 5 आई चाहिए और घटाने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन है जो फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बाई ऑप्शन ऐसे सवालों में जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं आप, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों संख्याएं अगर x और y है तो आप लिखेंगे कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई ये किसके बराबर है, 5/1। और आपको बताना है कि x बाई वाई क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सोच भी सकते हैं, यहाँ से भी वही बात की ऑप्शन लगा लो, या फिर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़े होंगे कि ऐसे केस में हम एक बार दोनों को जोड़ते हैं, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ कर लिखेंगे तो x और x 2x बच जाएगा, और y तो कट जाएगा जोड़ने पर क्योंकि प्लस माइनस में है। ठीक है, और नीचे घटा कर लिखेंगे, अगर घटाइएगा तो x कट जाएगा और y बच जाएगा 2y। इधर जोड़िएगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाइएगा तो 4। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा, 3 2, यानी कि x y का रेशियो कितना है, 3 2 है। तो आप बना भी सकते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो, जल्दी काम कर पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए भाई, तीसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। ठीक है, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। और ऐसे में यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ होगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे कंडीशन में इसका कोई यूज नहीं है। आप यूज करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, नहीं करोगे तो भी उतना ही आएगा। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, सवाल में बोला गया है कि जो कर्मचारियों की संख्या है वो 9:8 में कम होती है, यानी कि 9 है अगर तो 8 हो जाती है। और उनका वेतन कैसे बढ़ाया जाता है, 14 है अगर वेतन तो 15 कर दिया जाता है, यानी कि 1/14 बढ़ता है। ऐसे केस में जो वेतन या बिल होगा उसमें जो कमी आएगी वो डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। देखो 9 था तो उस समय कितना था दोस्त, ये 14 था। 9 के टाइम पर ये कितना था दोस्त, 14 था। तो आप डायरेक्ट इसको लिख लो कि ये 14 गुना 9 था शुरू में, और जब कम होगा तो ये बन जाएगा 8 गुना में 15।
कम होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 15 था, तो 8 और 15 का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप कटा लो, यहाँ से आप देख भी पा रहे हैं कि लास्ट वाले में 5 है, तो लास्ट किसके ऑप्शन में 5 आ सकता है, इस ऑप्शन में, लास्ट में 20 में 5 है, यानी कि वो सही होगा। या शुरू वाले में 14 है, 14 7 से कटता है, तो आप पहले ऑप्शन देखो किसमें से पहला वाला 7 से कट रहा है, तो आप सारे ऑप्शन ढूंढोगे तो एक ऑप्शन बी ही है जिसमें पहला वाला 7 से कटेगा। बाकी आप इसको कटाओगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। देखो अगर कटाने जाते हो आप तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और ये 3 तियाँ 9 और ये 4 दूना 8 और ये 7 दूना 14, यानी कि 7 तियाँ 21 और रेशियो में 5 चौके 20। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है, वैसे इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं क्या है। देखें भाई, इस सवाल में है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का जो रेशियो है वो है 4 6 और 9, और अगर प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो ये रेशियो बन जाता है 7 9 और 12। तो ऐसे में आपको बताना है कि पहले कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त कि जो हर एक विद्यार्थी में लड़के बढ़ते हैं, जब भी रेशियो में वृद्धि या कमी होती है तो आपको ये चेक करना होता है पहला काम कि रेशियो में जो कमी या वृद्धि हो रही है वो बराबर है कि नहीं। बराबर होने का मतलब कि ये 4 था और अब बन गया है 7, यानी कि ये 3 बढ़ा है, फिर 6 वाला कितना बन गया है 9, ये भी 3 बढ़ा है, तीसरा वाला 9 था अब हो गया है 12, ये भी कितना बढ़ा है 3। तो यही आपको चेक करना रहता है कि क्या ये तीनों बराबर बराबर रेशियो में बढ़ रहे हैं कि नहीं, या फिर कमी हो रही है तो बराबर बराबर हो रही है कि नहीं। अगर बराबर हो रही है तब तो कोई बात नहीं, और बराबर नहीं हो रही है तो उसे बराबर करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि हर एक वाले 3 3 बढ़ रहे हैं, 4 था तो 7 बन गया, यानी कि 3 की वृद्धि हो रही है। लेकिन सवाल में ये कितना बढ़ रहा था, 12 बढ़ रहा था। अगर 3 का मतलब 12 है तो 1 का मतलब कितना हो गया दोस्त, 4। और हमें शुरू में टोटल बताना था, शुरू में टोटल आप जोड़ लो, 4 6 और 9 कितना आएगा, 6 4 10 और 9 19 आएगा। तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 चौक 76, यानी कि 76 इसका आंसर है दोस्त। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 और 19 की वैल्यू 76। पाँचवें नंबर पे आते हैं। पाँचवें नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं के बीच जो रेशियो है वो 5:4 का है। यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% का मान कितना होगा। अच्छा देखो, ये तो इजी ही सवाल है, इसमें बिना देखे मैं कह सकता हूँ कि 12 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 का 40% कितना होता है, आप बोलोगे 2, और 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 12। आपसे ये कह रहा है कि 5 का जो 40% है उसका मान कितना है, 12। तो आपको दूसरी वाली संख्या यानी कि 4 का 50% बताना है। आप बताओ 4 का 50% कितना होगा, 50% मतलब आधा होता है, तो 4 का आधा 2 ही होगा, और 2 की वैल्यू तो ऑलरेडी 12 दे रखी थी, इसीलिए मैंने बोल दिया कि 12 आंसर होगा। ठीक है, आप वापस समझो सवाल में क्या दिया है। सवाल में ये बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 5:4 में। अब पहली वाली का 40% का मान, 40% का मतलब 5 का 40% 2 होता है, तो 2 का मतलब कितना हो गया, 12। और ये बोल रहा है कि पहले वाले का 40% का मान अगर 12 है तो दूसरे वाले की 50% का मान बता दो। अब 4 का 50% कितना होगा, 50% मतलब आधा, यानी कि 2 की वैल्यू ही पूछ रहा है, और 2 की वैल्यू तो ऑलरेडी 12 दे ही रखी है, तो 12 ही आंसर हो गया यहाँ पे, और कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आय का रेशियो है 3:2 और उनकी खर्च का अनुपात है 5:3 और वो बचाते कितने हैं, 1,000 बचाते हैं, तो आय कितनी है। सबसे पहले सवाल में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, वही काम यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिए, तो 3 तिया 9, और बीच वाले को बीच वाले से कीजिए, और 5 दूना 10, तो 9 में से 10 जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। अब इधर भी आप गुना कर लो, देखो इधर 1,000 था तो डायरेक्ट आप 5 में से 3 घटाओगे, 2,000 के बराबर आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि अमित की वार्षिक आय, अमित यानी कि 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 6,000 हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान सवाल है, बिना लिखे, बिल्कुल बिना कलम उठाए आप इसको कर सकते थे। ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको शायद नहीं आया होगा, तो मैं इस बात को लिख के एक बार बता देता हूँ कि क्या था यहाँ पर। देखो 3:2 था शुरू में दोस्त, अगली बार 5:3 था, और दोनों 1,000 बचा रहे थे। यहाँ भी 1,000 बच रहा था, यानी कि 1 के मैं लिख देता हूँ वापस से, और यहाँ भी 1 के था। अब आप तिरछा वैसे ही गुना करते तो ये 3 तिया 9 और 5 दूना 10 में से 9 जाता तो 1, और इसको भी तिरछा गुना करते तो ये 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 में से 3 जाता तो 2 के, यानी कि 1 की वैल्यू 2,000 है। और आपको अमित की बतानी थी, ये अमित था, दूसरा वाला वीरी था, तो अमित का मतलब 3 की वैल्यू 3 दूना 6 के हो जाएगा, यानी कि 6,000। तो ये मैं डायरेक्टली ऐसे आंसर लगा दिया यहाँ पर। कितना आंसर आ गया अपने पास, 6,000, और 6,000 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या दिया है आपको, इसमें दिया है कि P तथा Q का मान, P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। जब Q 6 है, R 10 है, तो P का मान कितना होगा। अच्छा इंग्लिश में अलग सवाल है, इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, इंग्लिश में सही है यहाँ पे।
इंग्लिश में देखिए कह रहा है कि P वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R, यानी कि Q एंड R का जो रेशियो होता है इसका उल्टा होता है P का रेशियो, ठीक है। यानी कि आप बोलेंगे कि क्यू आर, मान लीजिए कि Q और R के गुणनफल का पहले रेशियो 7:8 था, तो बाद में ये कितना बन जाएगा, अगर ये Q और R के प्रोडक्ट का रेशियो है तो P का रेशियो 8 और 7 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये और क्लियर हो जाएगा। मैं आगे सवाल पढ़ता हूँ फिर। देखिए कह रहा है कि Q और R के प्रोडक्ट के अनुसार वो वेरी करता है, वो भी इन्वर्सली वेरी करता है। अब कह रहा है कि पहले Q 6 है और R 12 है, तो इस समय P की वैल्यू कितनी है, 75। अब पूछ रहा है कि जब Q 5 होगा और R 10 होगा तब P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सीधा समझो आप कि पहले आपको ये दिया हुआ है कि P जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, 1/QR के, यानी कि Q और R के प्रोडक्ट के वो उल्टा चेंज होता है। अब इससे आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप बस ये समझ लो कि Q और R का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो P जो होगा वो घटेगा, यानी कि उल्टा रेशियो चल रहा है। अब यहाँ पर देखो Q और R का प्रोडक्ट पहले क्या है, तो आप बोलेंगे कि 12×6 = 72 है। QR की जो वैल्यू है वो पहले 72 है और बाद में कितनी हो जा रही है, QR की वैल्यू 5 और 10 यानी कि 50 हो जा रही है, ठीक है। अगर इनका रेशियो 72-50 का है, QR का, 1 मिनट, ये QR लिखना चाहिए था मुझे, ये मेरी गलती है। देखिए शुरू में QR का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, प्रोडक्ट मतलब गुना, तो 12×6 आप बोलोगे 72 है। बाद में इनका रेशियो कितना हो जाता है, QR का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 50, यानी कि ये रेशियो कितना है, आप कटा सकते हो इसको, तो ये बन जाएगा 25 दूना 50 और ये बन जाएगा 36 दूना 72, यानी कि शुरू में इनका रेशियो है 36 और 25 का QR का। अगर QR का ये रेशियो है तो P का रेशियो इनका उल्टा होगा, क्योंकि वो उल्टा चलता है, इसमें इन्वर्सली बोला गया है या यहाँ पर भी व्युत्क्रमानुसार बोला गया है, यानी कि P कैसे चेंज हुआ होगा, P पहले 25 होगा और बाद में 36 हुआ होगा। और सवाल में आपको दे रखी है कि शुरू वाला वैल्यू है 75, यानी कि 25 वाला वैल्यू कितनी है, 75 है, यानी कि 3 गुना है, तो 36 वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 108, यानी कि 108 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। आप वापस समझ लो कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने बोला दोस्त कि शुरू में प्रोडक्ट इनका है 72, बाद में प्रोडक्ट है 50, यानी कि रेशियो इनका शुरू में है कितना, 36 और 25 का QR के प्रोडक्ट का, और P का रेशियो इनके प्रोडक्ट का उल्टा चलता है, यानी कि P के लिए ये उल्टा हो जाएगा, 25 पहले और 36 बाद में आ जाएगा। अब शुरू वाली वैल्यू P की दे रखी थी 75, यानी कि 25 की वैल्यू 75 थी, तो 36 की कितनी होगी, 108 होगी। आगे बढ़ेंगे दोस्त। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपके पास है कि 864 रुपये को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से के 12 गुने और C के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, तो B को कितना हिस्सा मिला। अब देखिए इसमें सीधा सा बात है, एक आप समझ लो कि A का 8 गुना यानी कि 8A किसके बराबर है, B के 12 गुने के यानी कि 12B के, और ये C के 6 गुने के बराबर है, यानी कि 6C के। अब ऐसे में अगर आपको A रेशियो B रेशियो C लिखना है तो क्या बताया था मैंने, यहाँ पे आपको इन सब का कोई एलसीएम ले लेना है, तो 6, 12 और 8 से कटने वाला अगर यहाँ 24 ले लेते हैं तो 8A अगर 24 के बराबर है तो A किसके बराबर हो जाएगा, 8 या 24, रेशियो B कितने के बराबर हो जाएगा, 12 दूना 24 और C हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि रेशियो आ गया 3, 2 और 6 का, ठीक है। अब शुरू में आपको टोटल दिया है, जोड़ लो, 3, 2, 5, 4, 9 हो रहा है, और 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 864, और हमें बतानी किसकी है, हमें बतानी है B की, यानी कि 2 की बतानी है। तो अगर 9 864 है तो एक कितना होगा, तो आप बोलोगे 9 9 81, और कितना आ जाएगा 9 9 81, तो उसके बाद आ जाएगा कितना, 5 9 6 54, यानी कि एक की वैल्यू 96, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 192, और यही इसका आंसर है 192, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9th नंबर में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है सवाल अपने पास, देखिए दोस्त इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो Z है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, Z, और लड़कों की संख्या जो है वो X है, तो लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, यानी कि उनका आपको परसेंटेज नहीं बताना है, यहाँ पर उनका भाग बताना है, फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है। आप सोचो जरा कि टोटल नंबर अगर Z है और Z में से X लड़के हो गए, तो जो बचा होगा वही लड़की बचे होंगे, ठीक है। जो लोग बच गए वही तो लड़की बचे होंगे। आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप मान भी सकते हैं कि टोटल अगर X है मान लो, या टोटल 1 है, फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है, तो अब इसमें से, या टोटल Z दे रखा है, चलो Z ही ले लिया है हमने, टोटल वैल्यू Z है, इसमें से X अगर लड़के हैं तो लड़कियों का भाग कितना होगा, भाग बताना है। अगर लड़कियां कितनी हैं ये पूछता तो हम डायरेक्ट बोलते कि Z में से X घटा दो, Z टोटल है और X लड़कों की संख्या है, अगर घटा देंगे टोटल में से लड़कों की संख्या तो लड़कियों की संख्या बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर लड़कियों की संख्या का भाग पूछ रहा है,
तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि लड़के कितने भाग हैं। तो आप बताइए कि जेड में से एक्स लड़के हैं तो लड़कों का भाग कितना होगा। अगर बॉय का भाग पूछा जाए कि कितने भाग ये हुए, ठीक है, तो ये होंगे जेड में से कितने हैं जी, जेड में से एक्स है इनका नंबर। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 का कितना भाग है, तो आप बोलेंगे कि 10 में से 2 कितना भाग है बताना है, तो 2 पचे 10 यानी कि ये 1/5 भाग है। या आपसे पूछा जाता है कि 10 20 का कितना भाग है, तो आप 10 को 20 से भाग कर दोगे, आप बोलोगे कि ये आधा है यानी कि 1/2 पार्ट है। वैसे ही यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि लड़के कितने भाग हैं पहले ये बता दो, तो जेड में से देखो टोटल जेड थे, जेड में से एक्स लड़के हैं, तो लड़कों का भाग पता करने के लिए मैंने क्या किया, x/z कर दिया यानी कि टोटल। अब अगर जेड में से एक्स भाग लड़के हैं तो लड़कियां कितने होंगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, घटाना पड़ेगा 1 में से 1 माइनस x/z, यानी कि 1 में से इसको घटा देंगे तो जो फ्रैक्शन वैल्यू बचेगा वो गर्ल्स का बच जाएगा, और यही इसका आंसर होगा 1 माइनस x/z। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 1 माइनस x/z सही है। देखिए भाई, इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 12 और 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो ये 12 है लेट से, और यहाँ पे आपको तीसरा प्रोपोर्शनल बताना है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि 12 है और ये 18 है, और तीसरा आपको बताना है ये x हो गया। एक सेकेंड, 12 और 18 का तीसरा प्रोपोर्शन हमें बताना है। अच्छा, तो 18 को डबल लिखना पड़ेगा ना, तीसरा प्रोपोर्शन यानी कि आपको यहाँ पे 18 लेना पड़ेगा और लास्ट में x लेना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रोपोर्शनल का मतलब कि 12 का जो 18 का से रेशियो है वही 18 का तीसरे से क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो तीसरा हमने x मान लिया, इसको आप चौथा मत मानिए, ये बे ही यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे कंडीशन में हम a रेशियो b और डबल रेशियो फिर b रेशियो c ऐसे लिखते हैं, और ये c तीसरा प्रोपोर्शनल हुआ, ये बीच वाला हुआ जिसको मध्यानुपाती हम बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, और ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथम पद हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको आंसर निकालना है तो आप डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं। देखिए आप बात समझ गए कि 12 और 18 में अगर तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 12/18 और बराबर लिखेंगे 18 में x। और ऐसे में आपको पता होगा कि बाहर वालों का गुणनफल अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 12x किसके बराबर हो गया जी, 18 गुना में 18 के। अब यहाँ से आप कटा लो, 2 छक 12 और ये 3 छक 18 और ये 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 9 3 27, और 27 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर सवाल पे आते हैं। देखें भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास कि राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा 2 गुने अंक मिले, ठीक है। और आगे आपको दिया गया है कि उसके अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित के कुल जो प्राप्तांक है वो 180 थे, और ये भी दिया हुआ है कि उसके अंग्रेजी और गणित के जो प्राप्तांक का रेशियो है वो 2:1 है, तो विज्ञान में कितने अंक उसे मिले थे। देखिए तो शुरू से हम शुरू कर लेते हैं, सब चीज़ लिखते हुए। अंग्रेजी में विज्ञान का डबल मिला है, यानी कि ये लेट से इंग्लिश है और ये साइंस है, तो साइंस का डबल है इंग्लिश में, यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए साइंस में अगर 1 है तो इंग्लिश में 2 मिला है। फिर अगले बार जो अगला रेशियो है उसमें भी आपको दिया है कि इंग्लिश और मैथ का रेशियो है, वहाँ पे देखो इंग्लिश और रेशियो में मैथ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश 2 है तो मैथ कितना है, 3 है। लास्ट वाला रेशियो कितना था, 2:3 का था। अब देख लो दोनों में इंग्लिश बराबर है, इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं दोनों में इंग्लिश का रेशियो सेम है। तो मैं डायरेक्ट अब इंग्लिश रेशियो साइंस और रेशियो में मैथ लिखूंगा अगर, तो आप बोलोगे कि ये 2 रेशियो साइंस का 1 और रेशियो में मैथ का कितना हो गया, 3। क्योंकि इंग्लिश दोनों में सेम था तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही मिला दिया। अब देखो टोटल अगर मिलाओगे तो 3 2 5 और 1 6 बन रहा है, और 6 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 180। अगर 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30। और हमसे पूछ रहा है कि विज्ञान में, विज्ञान का मतलब साइंस, और साइंस वाला 1 है और 1 की वैल्यू 30 आ चुकी है, यानी कि 30 ही इस सवाल का आंसर है। तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है, और डेफिनेटली ये सवाल भी बिना पेन के हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करें तो। बस आपको यही तो पहचानना था इसमें। मैं अगर पहचान गया होता कि चलो दोनों में सेम रेशियो है तो मैं बोल देता कि 2 1 और 1 1 आएगा, यानी कि 2 3 5 और 1 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 30 आएगी, और हमसे 1 की वैल्यू ही पूछ रही थी तो 30 आंसर होगा। 12 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए 12 नंबर में आपसे बोला गया है कि 3 संख्याओं 2 3 4 का जो रेशियो है वो है 1856, और सॉरी इनके वर्गों का जो योगफल है वो है 1856। तो आपको उनकी संख्याएं बतानी है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए जब भी वर्ग का बात आए या फिर घनों का योगफल आए, ऐसे कंडीशन में आपको इनके साथ के लगा के या एक्स लगा के मानना जरूरी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इसमें से पहली संख्या को 2 के मान लें और दूसरी को मान लें 3 के और तीसरी को मान लें 4 के, तो इनके जो स्क्वायर का सम है यानी कि वर्गों का योगफल, 2 का वर्ग कितना होगा जी 4, इसका वर्ग कितना होगा
9 और इसका वर्ग कितना होगा 16। तो ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 4 29 आ जाएगा। और साथ में के स्क्वायर भी आएगा, के हमने लिखा नहीं है। ये सब मिला के किसके बराबर है 1856 के बराबर है। ठीक है, ये 1856 के बराबर है। अब अगर आपको के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो पहले देखने पड़ेगी कितना से कटेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये 64 से कटेगा। तो के स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 8 आ गई। अगर के की वैल्यू 8 आ गई तो हमें बताना था कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखो के 8 है तो पहला संख्या 2 के था, यानी कि 8 दूना 16, और दूसरा संख्या था 3 के तो 8 तिया 24, और तीसरा था कितना 4 के तो 8 चौके 32। ये आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आसान है सवाल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख पाए क्या करना था, मैंने यहाँ पे के लगा के मान लिया, और फिर स्क्वायर का योगफल आपको दिया हुआ है तो स्क्वायर कर करके मैंने उनको जोड़ के लिख दिया 1856। थोड़ी सी यहीं पे एक बड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। 29 के स्क्वायर बराबर 1856 है, तो के स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी 64, यानी कि के की वैल्यू हो गई 8। और जैसे ही के की वैल्यू 8 हुई तो मैंने के से सबको गुणा करा दिया। अब ऑप्शन में भी हम ढूंढ सकते थे कि सारा आंसर जो होगा वो के से कटने वाला होगा, सॉरी 8 से कटने वाला होगा, के का मतलब 8 है, तो 8 से कटने वाला ऑप्शन बी ही है। लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज है, इसीलिए हमें गुना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया है कि ए ने एक्स रन बनाए, बी ने वाई बनाए और सी ने जेड बनाए। एक्स वाई का रेशियो इतना है, वाई जेड का रेशियो इतना है, तो आपको ए बी सी की कुल रन संख्या इतना दिया हुआ है, तो प्रत्येक की रन संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। अच्छा देखो, अब इसको तो एक बार तरीके से हम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी टोटल निकाल लें और सबको जोड़ के इसके बराबर कर लें, और फिर सबको अलग अलग बांट सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी में बता ही देता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई का रेशियो है 3 2, और वाई जेड का कितना है जी 3 2 है वाई जेड का भी। अब इसमें वाई दोनों में अलग अलग है, जैसे मैं एक बार लिख लूँ अगर कि एक्स वाई का रेशियो कितना है तो आप बोलेंगे 3 2 है, और वाई जेड का रेशियो कितना है तो आप बोलेंगे ये वापस 3 2 है। अब देखें कि वाई इसमें 2 है, इसमें वाई 3 है, तो वाई हमें बराबर करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो बराबर करने के लिए मैं इसको 3 से और इसको 2 से गुणा करा दूंगा, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 3 तियाँ 9, और ये 2 तियाँ कितना बन जाएगा दोस्त 6, और इसको हमें 2 से गुणा करना था, तो ये 2 तियाँ 6 बन जाएगा और 2 दूना 4 बन जाएगा। अब आप यहाँ से रेशियो लिख सकते हैं कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ गया, तो आप बोलेंगे जी कि ये आ गया 9 6 और 4। 9 हो गया एक्स की वैल्यू, और y हो गया 6 की वैल्यू, और इसमें y 6 की वैल्यू है, तो सॉरी y की वैल्यू 6 है तो वो तो हम लिख चुके हैं, और z के लिए कितना आ गया 4। तो इनका रेशियो आ गया 9 6 और 4। अब सबको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 4 19। तो आप बोलेंगे कि 19 की वैल्यू कितनी है, सवाल में 342 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप 19 से कटाएंगे तो 19 एक बार में, और इधर से 11, 19 छक कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 19 एक बार में, तो 11 जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा, और 4 19 8, यानी कि ये 18 आ रहा है। एक की वैल्यू 18 आ गई, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये 18 9 162 बन जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू 9 है। ठीक है, और हमें 1 यूनिट की वैल्यू अगर 18 आ गई तो 9 यूनिट की वैल्यू 18 9 162, फिर 6 यूनिट की वैल्यू 18 6 108, और वैसे ही 4 यूनिट की वैल्यू 18 चौक 72। देखो, इतना करना पड़ेगा आपको टोटल बनाने पर, लेकिन 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 आप थोड़ा अलग सोचो, तभी तो बात बनेगा। ऐसे तो सारे लोग कर लेंगे, कौन सा ऐसा आदमी है जो नहीं कर रहा है, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा हो और ऐसा सवाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त कि ऐसे सवाल में पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल नंबर जो रन का है वो है 342। अब देखो, अगर सबको मिलाकर 342 है और आपसे अलग अलग पूछा गया है, तो अलग अलग वालों को वापस जोड़ने पर भी तो 342 आना चाहिए, क्योंकि 342 को ही तो अलग अलग हमें 3 भागों में बांटना है। इसका मतलब तीनों अलग अलग भागों को अगर हम जोड़ेंगे तो वापस 342 आ जाएगा। तो आप एक बार जोड़कर ऑप्शन चेक करो किसमें 342 चेक कर बनता है। तो पहले हम काम करेंगे, यूनिट डिजिट लास्ट में 342 में 2 है, तो हम पहला पहला अंक जोड़ के देखते हैं किसमें 2 आ रहा है, फर्स्ट अंक लास्ट से, यानी कि यूनिट डिजिट किसमें 2 बन रहा है। यहाँ देखेंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ गया, यानी कि नहीं होगा। यहाँ 2 और 8 10, 10 में 2 जोड़ेंगे लास्ट वाला अंक तो 12, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है। यहाँ तो सब में 0 है तो आएगा नहीं। यहाँ पर देखो 9 6 15 और 4 19, लास्ट में 9 आ गया, गया सारा। एक ही ऑप्शन बच गया जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है, बाकी पूरा जोड़कर 342 लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये सारे तरीके भी आजमा सकते हैं वहाँ पर, और ऐसे तरीके अगर आजमाएंगे इतने छोटे छोटे सवालों में, अगर आप इनको जल्दी कर पाएंगे तो जाके आपके पास बड़े और कैलकुलेटिव सवालों के लिए टाइम बचेगा, वरना बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। और जो भी लोग 200 में 200 नंबर या उससे ज़्यादा ला रहे हैं वो ऐसे ही बना रहे होंगे तभी उतना नंबर ला पा रहे हैं। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली नंबर ला पाना पूरा पूरा मुश्किल है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर से ध्यान रखिएगा, और प्रैक्टिस के दौरान इन सभी विधियों को अपने प्रैक्टिस में शामिल कीजिए।
अब देखिए जैसे यही सवाल अपने सामने आया हुआ है, सवाल नंबर 14। 900 रुपया को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटना है आपको कि ए का आधा बी के 1/3 के और सी के 1/4 के बराबर हो जाए। यहाँ पे यही ना लिखा है कि ए का 1/2 और बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 बराबर हो, तो सबको अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो एक तो काम कि आप वापस यहाँ पर भी वो चेक कर सकते हैं जोड़ जोड़ के कि 900 बनेगा कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही 900 बन गया, दूसरा भी 900 ही बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सबको चेक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि दो दो 900 बन जा रहा है। तो हम कोई और तरीका अपनाते हैं। आप रेशियो में देखिए कि ए का आधा बी के 1/3 के बराबर है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखो इसमें 300 का आधा 150 इसके 1/3 के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 400 भी 1/3 से नहीं कटेगा। इसमें इसका आधा कितना होगा और इसका 1/3 बिल्कुल बराबर नहीं होगा। देखो 200 का आधा कितना हो गया 100, और 300 का 1/3 भी 100 होता है, यानी कि बराबर हो गया, तो ये आंसर हो गया। बाकी ये हम चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला कम ही है, तो 1/3 कभी बराबर होगा नहीं, ये गलत है। तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर आपको सॉल्व करना था तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए का आधा यानी कि a/2 और b का तिहाई यानी कि b/3 और c/4 ये बराबर था। यही मैंने चेक किया कि a का आधा b/3 किस में बराबर हो रहा है, यानी कि पहले वाले को 2 से डिवाइड करके और दूसरे वाले को 3 से डिवाइड करके मैंने चेक किया कि किस ऑप्शन में ये बराबर बन रहा है। ठीक है, और ये तीसरे ऑप्शन में बराबर बन गया, तो तीसरा वाला आंसर हो गया बिल्कुल। अब यहाँ से अगर आप रेशियो भी लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट रेशियो ले लो। यहाँ पर रेशियो लिखने के लिए हम क्या कर सकते थे, 3, 2 और 4 इनका एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 12 बनेगा, तो 12 से सबको गुना करा देते। तो अगर हम गुना कराते या फिर रेशियो बनाते भी, मान लो यहाँ पर आप रेशियो अगर बनाते भी, तो ये रेशियो कितना बनता, 2, 3, 4 का बनता अगर के की वैल्यू में हम बात करें तो। ठीक है, के की वैल्यू अगर सबके बराबर मैं के मान लूँ तो भी आप ए रेशियो बी रेशियो सी लिखते, तो ये लिखते कि ये 2 के है एक्चुअली में, और फिर रेशियो में 3 के है, और फिर रेशियो में 4 के है। यानी कि आप पहले दो वाले का रेशियो देखते तो के कट के और 2 और 3 का रेशियो आएगा। अब देखो इसी ऑप्शन में आप पहले वाले दोनों कटाते, 2 0 से 2 0, तो 2 3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, या आप के नहीं भी मानते तो आप देखते कि 2 3 4 का रेशियो बनेगा, और 2 3 4 ऑप्शन सी में बन जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपका आंसर जो है वो सी वाला है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कीजिए, और रेशियो प्रोपोर्शन में ऑप्शन से जाना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि 126.50 रुपये को ए बी सी को के बीच में इस रेशियो में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि बी का भाग ए से कितना अधिक होगा। अच्छा देखो, अगर ऐसे कंडीशन में रेशियो पहले से पता है बी का भाग ए से कितना ज़्यादा है, तो आप रेशियो में पहले देखो कि बी वाला ए से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी, इसमें आपको ये दिया है कि ये 2 है, 5 है और ये 4 है। तो यहाँ आप देखो बी वाला ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यानी कि जो आंसर होगा वो 3 से कटने वाला होगा। लास्ट में हम कुछ भी निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे तभी तो आंसर आएगा। जिन लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा उसे ये बात पता होगी कि हम अभी सबको जोड़ करके और बराबर करेंगे 126.5 के बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। तो क्यों ना हम पहले ही 3 से कटने वाला चेक कर लें। अभी देखो इसको आप चेक करोगे तो पहले ही 6 3 9 हो गया, 5 बच रहा है, ये नहीं कटेगा। दूसरे वाला में 5 5 10 3 13, ये भी नहीं कटेगा। ये 5 4 9 3 12 कट रहा है, 3 3 6 5 11 नहीं कट रहा है। बोलो अब क्या करें इसमें। ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि हम ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर लगा पा रहे हैं, लेकिन आजकल के सवाल में कुछ ऑप्शन इस तरीके से आ रहे हैं कि डायरेक्ट लगा पाना मुश्किल है, इसलिए आपको सारे तरीके सीख के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं तरीका भी आपको बता देता हूं। और अभी आपने देखा होगा कि सीपीओ 2020 की जो पेपर हुई है, सॉरी सीपीओ 2019 की जो दिसंबर में पेपर हुई थी, उसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके थे कि सारे सवालों में ऑप्शन को अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करना है आपको, कि अगर इस रेशियो में बांटा गया है तो पहले आप सबको जोड़ लो, तो 4 5 9 2 11 हो जाएगा। और 11 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 126.5 है। अगर 11 की वैल्यू 126.5 है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 11 एक बार में, और फिर 11 वापस एक बार में, और 11 5 55, एक की वैल्यू इतनी आ गई। और आपसे पूछ रहा था कि बी ए से कितना ज़्यादा था, तो आपको भी पता है कि 5 2 से 3 ज़्यादा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो ये 5 3 15 और 11 3 33 और 1 34, यानी कि इतना आंसर आएगा। तो बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 16 पे आते हैं। आपको ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसमें दिया है कि 4x + 5y जो है वो 83 है, और 3x रेशियो 2y जो है वो 21 रेशियो 22 है, तो y - x किसके बराबर है। तो यहाँ पर भी पहले हम ऑप्शन से ही चलेंगे। देखिए 2x और 3x है ना, सवाल में मैं दूसरा वाला रेशियो लिख रहा हूँ। रेशियो में क्या दिया है आपको कि 3x और y में 2y ये बराबर है किसके, 21 और बटा में
22 के। तो यहाँ से आप कटा देंगे 2 से 11 दूना 22 और 3 से 1 कट जाएगा 7 या 21, यानी कि x बटा वाई आ गया कितना 7 बटे में 11। और हमें y माइनस एक्स बताना है, तो अगर मैं y में से x घटाता हूँ तो यहाँ पे यूनिट में 4 आ रहा है, यानी कि ये फिक्स हो गया कि जो आंसर है वो 4 से कटेगा। और 4 के लिए केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो 4 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब अगर पूरा आपको चेक करना होता तो ये 7 और 11 इस ऑप्शन में रख के, इस इक्वेशन में रख के आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर फिट बैठ जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली 4 ही आंसर आ जा रहा है। फिलहाल आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं पूरा। अगले सवाल पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का जो रेशियो है वो दोनों है 3:1। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हैं तो पूरी संपत्ति में आपको बताना है पूरी संपत्ति मूल्य में कितना है। तो आप देखें, एक काम तो ऐसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले जो दिमाग में बात आ रही है वो क्या लिखेंगे कि पुत्र और पत्नी का जो रेशियो है वही रेशियो पत्नी और पुत्री का है। देखो पुत्र, ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं, सन और रेशियो में वाइफ, इनका जो रेशियो है वो 3:1 है। और ये भी कह रहा है कि वाइफ का जो रेशियो है डॉटर से वो भी रेशियो में कितना है 3:1 ही है, दोनों का रेशियो सेम है। अब यहाँ पर देखो वाइफ दोनों में है तो हमें वाइफ वाला इक्वल करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो वाइफ वाला इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वाइफ इसमें 3 है तो इसमें भी हम इनको 3 से गुना करेंगे तो ये 3 या 9 रेशियो में 3 बन जाएगा। अब टोटल आप लिखोगे सन रेशियो में वाइफ रेशियो में डॉटर, तो ये कितना बन जाएगा, देखो सन का 9 था तो 9, और वाइफ का कितना था 3, तो 3, और डॉटर का 1 था तो 1। यहाँ पे डॉटर का 1 है नीचे। अब सबको जोड़ करके आपको दिया है, जोड़ कर नहीं दिया है, ये दिया है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पुत्री को यानी कि 1 पुत्र से यानी कि 9 से कितना कम है, देखो पुत्र का 9 है और पुत्री का कितना है 1 है। तो कम कितना है 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 कम है, लेकिन सवाल में ये 10,000 कम था। अगर 8 की वैल्यू 10,000 है तो आपसे पूछ रहा है कि पूरी संपत्ति कितनी है, यानी कि 9 3 12 और एक 13 की वैल्यू पूछ रही है कितनी है। तो आप देखो 13 की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आप पहला काम कर सकते थे 13 से कटने वाला। 13 से भी यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, केवल पहला ऑप्शन है जो कि 13 से कटेगा। ठीक है, लेकिन आज के समय के सवालों को देखते हुए नज़र में मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप 8 से इसको कटाएंगे तो 8 से 1,000 कटता है कितने बार में, 125 बार में। अब 125 को 13 से गुना कर लो तो 13 पचे 65 और फिर 13 दूना 26 और 6 32 है। ठीक है, और बचेगा 3, तो 13 कम 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 25 और ये 1 जीरो का 1 जीरो 16,250 आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है, अपने पास दो संख्याओं का योगफल 25 है और अंतर है 20, तो उनका अनुपात बताना है। तो अगर ऑप्शन होता तो ऐसा सवाल एक हमारे पास आया था, मैंने बोला था कि डायरेक्ट आप ऑप्शन रख लो कि जोड़ने पर 25 और घटाने पर आपका कितना बनना चाहिए 20 बनना चाहिए। फिर भी अगर ऑप्शन से बात नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि x प्लस वाई जोड़ने पर कितना आना चाहिए जी 25 आना चाहिए। देखो x प्लस वाई और बटे में x माइनस वाई, ये किसके बराबर है 25 और बटे में 20 के। ठीक है, जोड़ने पर 25 और घटाने पर 20। और जब भी ऐसा बात आया तो मैंने बोला था कि आप ऐसे में क्या कर लो, पहले तो आप इनको घटा को लिख लो, छोटा हो जाएगा, ये 5 चौके 20 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, यानी कि एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे। तो जोड़ते हैं तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और केवल x कितना बच जाएगा ऊपर 2x, वैसे ही घटाएंगे तो नीचे 2y बच जाएगा, x कट जाएगा और इधर 5 4 9 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 2 2 कट गया, यानी कि x रेशियो y कितना आ गया अपने पास 9:1। और यही इस सवाल का आंसर है दोस्त, 9:1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में यहाँ पर अपने पास क्या है कि ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात है वो है 8:5 और उनकी व्यय यानी कि खर्च का अनुपात है 5:3। अगर वो 12,000 और 10,000 रुपये बचाते हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। देखिए जब भी ऐसे सवाल है मासिक आय में अंतर वगैरह, तो आप पहले रेशियो में ही चेक कर लो कि मासिक आय का जो रेशियो था वो 8:5 था और यहाँ पे अंतर कितने का है, तो आप 8 में से 5 घटाओगे तो 3 यूनिट का, यानी कि आंसर 3 से कटने वाला होगा। देखो 52 3 से नहीं कटेगा, 42 कट जाएगा, 44 नहीं कटेगा, 46 भी नहीं कटेगा। एक अकेला ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है और इसकी सही होना उसकी मजबूरी हो जाएगी ऐसे में। लेकिन आज के टाइम में हो सकता है कि ऑप्शन ना कटे, तो इसके लिए मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता रखा था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना था, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना था, यानी कि 8 या 24 और बीच वाले को 20 से, तो 5 25 25, 24 में से 25 जाएगा तो 1 यूनिट आएगा। और बराबर में फिर से हम लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे। देखो यहाँ पर 5 3 है तो 5 को किससे गुना करेंगे, यहाँ पर 10,000 से, यानी कि वो 50,000 हो गया, और 3 को करेंगे 12,000 से, यानी कि 12
तिहाई 36, 50 में से 36 जाएगा तो 14,000। अगर एक की वैल्यू 14,000 है तो हमसे पूछ रही थी दोनों का अंतर, और 8 और 5 में अंतर 3 आया था, तो 3 की वैल्यू 14 तिया कितना हो जाएगा 42,000। आप ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को आप लिख के भी कर सकते थे, लेकिन मैं लिख के नहीं कर रहा हूँ। इसको लिख के करने के लिए कैसे लिख के करना है, इसके लिए मैंने पहले सवाल में ही सारा बात बता रखा है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं, डायरेक्ट सवाल नंबर 20 पे। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया है कि 3x और माइनस में 2y बाई 2x और प्लस में 3y बराबर 5:6 है। तो आपको ये वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है क्या, 3x और माइनस में क्या हो रहा है यार, 3x माइनस में 2y और बाई 2x और प्लस में 3y और बराबर 5:6। यहाँ पर देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो कोई फ़ायदा नहीं करेगा आपको लगाने से। ठीक है, हालांकि लगा भी सकते हैं आप, 1-2 बार लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 को अगर हम 3 से करते हैं तो 6 तियाँ 18 और 5 दूना 10, यानी कि 18 में से 10 जाएगा तो ये 8x, और बराबर इधर गुना कर लो तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12y और 5 तियाँ 15 और 12 कितना हो जाएगा 27y। यानी कि यहाँ से x बाई वाई कितना आ गया अपने पास 27 और बटे में 8 आ गया। और हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है वो इसका निकालना है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए और क्यूब रूट ऑफ वाई। तो अगर आप इसका क्यूब रूट ले लेते हो तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और वाई की कितनी आ जाएगी 2। यानी कि हमें इसके बदले में 3 रखना है और वाई वाले के बदले में 2 रखना है, और नीचे यही घटा देना है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अगर घटा देते इसको हम लोग तो फिर 1 आ जाएगा। आंसर तो यही बन रहा है, इसका स्क्वायर तो कहीं नहीं निकालना है। कुछ गलती हो गई क्या? 5:1 बिल्कुल यही सही होगा, 5:1 ही सही है दोस्त, वेरीफाई हो गया। कोई गलती नहीं है, जो आंसर है वो 5:1 ही सही होगा। यहाँ पर 25 बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। अगर इसका स्क्वायर निकालना होता तो वो आ जाता। यहाँ पर 5 और 1 बिल्कुल सही है। ये आप इसमें रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 21 पे। देखिए इसमें क्या है अपने पास, 1 मिनट, आप सवाल एक बार पढ़ के और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। देखो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ भी दिया, और ऐसे होने से विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का रेशियो 7:6 हो गया। तो कितने लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया, यानी कि विद्यालय को छोड़ने वाले लड़कों की संख्या आपको बतानी है। द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। चलिए क्या करेंगे, देखिए आप अप्रोच पहले समझ लो। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, तरीके तो काफ़ी हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको बताऊंगा, और ये गारंटी है कि आप शायद यूट्यूब पर या कहीं भी अभी तक ऐसा तरीका नहीं देखे होंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो ऐसे तरीके जानते हैं जिनसे मैंने सीखा है, तो मैं अभी उनका नाम नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप इस तरीके को ज़रूर से सीखिएगा, और आप ज़रूर से आप देखिएगा यूट्यूब पर ढूंढिएगा तो बिल्कुल भी शायद नहीं मिलेगा आपको ऐसे तरीके। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखना काफ़ी ज़रूरी होती है, आप चाहे किसी से भी सीखो। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। पहला तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, जो रेगुलर तरीका सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो तरीका आपको बताता हूँ। देखो 1554 जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो आप क्या करो कि इसको 4:3 में बांटो, तो आप बोलो कि 4 और 3 टोटल 7 है, और 7 की वैल्यू कितनी हो गई 1554 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप 1 से कटाओगे तो ये 7 दूना 14, वापस 7 दूना 14, वापस 7 दूना 14, 1 की वैल्यू आ गई 222 यानी कि 222। तो आप इसमें से लड़कों का निकालो, लड़कों का वैल्यू 4 था तो लड़कों का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 4 यूनिट था तो 4 से गुना करेंगे तो 8 8 8, और लड़कियों की अगर बात करेंगे तो उसका 3 था तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 6 6। इतना रेशियो आ गया। अब देखो सवाल में आपसे ये कह रहा है, देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ, बॉय कितने हैं 8 8 8 और गर्ल्स कितने हैं, आप बोलेंगे 6 6 6। सवाल में कह रहा है कि लड़कियां कितनी बढ़ जाती हैं 30, और 30 बढ़ने के बाद और बॉय कुछ कम हो जाते हैं, कुछ इसमें से भाग जाते हैं। ठीक है, कुछ लड़के भाग जाते हैं, उसके बाद जो ये यहाँ पे आएंगे उनका रेशियो कितना है, सवाल में 7 और 6 का रेशियो है। तो आप बताओ कि अगर हम लड़कियों को 30 बढ़ा दें तो ये 30 बढ़ाने के बाद कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 696 बन जाएगा। यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 696 है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 696 है तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 से आप कटाओगे तो 6 एक बार में, और 16 छक 96, यानी कि 116 आएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 116 आ गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू आप 7 से गुना कर लो, तो आप 7 छक 42 का 2, और फिर कितना आ जाएगा
812 आएगा शायद, ये 812 अगर आएगा तो आप देख लो कि लड़के कितने भागे हैं। पहले 888 थे, अब 812 हो गए, तो कितने भाग गए। तो आप बोलें कि 8 में से 2 जाएगा तो 6, और फिर 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि 76 लड़के भाग चुके हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या तरीका है, मैंने क्या बताया आपको, आप वापस समझिए इसको। मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो में 4 और 3 7 बन रहे हैं, लेकिन वैल्यू में नंबर में वो है 1554, यानी कि 7 की वैल्यू 1554 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 222 यानी कि 222। और बी यानी कि बॉयज़ का नंबर कितना हो गया, 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 888, फिर 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 666। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, नहीं भी लिखता तो कोई बात नहीं था, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, वरना ये भी समय बचता। तो देखिए, अब लड़कियों की संख्या में 30 की वृद्धि हो गई, मैंने 30 बढ़ा दिया। लड़कों की संख्या में कुछ की कमी हुई है, लेकिन वो पता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया था। अब पता है कि लड़कियों का जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो 6 यूनिट का वैल्यू है, क्योंकि लास्ट में उनका रेशियो 7-6 का हो जाएगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 696 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने घटाने पर निकाला 116, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 116 है तो 60 यूनिट की वैल्यू आपने निकाला कितना, 812। अब आपने देखा कि पहले ये 888 थे, अब 812 रह गए, तो कितने भाग गए, आपने घटा कर निकाल लिया कि 76 भाग गए। ये तो रेगुलर तरीका हो गया। बाकी जो अलग तरीका है वो क्या है, देखिए अलग वाले तरीका में आपको थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और स्मार्ट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे, तो आप बोलेंगे जी 1500, एक मिनट, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 1554। अब आपसे ये कहा गया इसमें कि अगर 30 लड़कियां आ जाएं, देखो 30 लड़कियां आ जाएं और उसको कुछ लड़के भाग जाएं, तो जो रेशियो बनेगा वो 7 और 6 का बनेगा। तो मैंने कहा कि चलो 30 लड़कियों को पहले आने दो, 30 लड़की आ जाएंगी तो ये कितने बन जाएंगे, 1584। अब इसमें से अगर कुछ लड़के भाग जाते हैं, 1584 में से कुछ लड़के यानी कि कुछ बॉय चले जाते हैं, तो इनका रेशियो 7 और 6 आता है। 7 और 6 रेशियो आने का मतलब 7 6 13 से ये कट जाएगा। कुछ लड़के जैसे ही भागेंगे तो ये 13 से कट जाएगा, और यहीं पर मेन मुद्दा है। पहले आप इतना बात समझो कि क्या किया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 1554, इसमें 30 लड़कियों ने दाखिला ले लिया यानी कि एडमिशन ले लिया, तो ये 1584 बन गए। इसके बाद कुछ लड़के भाग गए, तो भागने के बाद क्या बना वो पता नहीं है, लेकिन जो बनेगा वो किस रेशियो में टूट रहा है, उनका रेशियो है 7:6, यानी कि लड़कों के भागने के बाद जो नंबर आएगा वो 7 6 13 से कट जाएगा। अब यही हमें चेक करना है कि इसमें से किसको घटाएं कि ये 13 से कट जाएगा। तब आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा हो गया भाई, 1584 में से सारे ऑप्शन को घटाओ और चेक करो 13 से कटे है कि नहीं, ये तो बड़ा है। तो मैंने बोला कि दोस्त इतना काम आपको थोड़ी करना है, आपको तो रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। यहाँ से देखो 13 से आप इसमें डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर 13 से आप भाग लगाओगे तो 13 एक बार में, 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर 8 यानी कि 28, तो 13 दूना 26, 2 आ गया, और 4 24 आ गया, यानी कि 13 दूना 26। आप देखो डायरेक्ट कितना बच गया यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर बच गया दोस्त, कितना बचा था, एक मिनट यार, 13 से डिवाइड करो वापस। यहाँ पे आप देखते हैं कि 13 एक बार में तो बच गया था कितना, 2, और फिर 8, 13 दूना 26, और फिर 2 बचा था और 24 बचा था, यानी कि रिमाइंडर 11 बचा था। तो 11 में से बी घटाने पर ये 13 से कटना चाहिए, यानी कि 11 में से, अब देखो 11 में से बी घटाना है, तो ये रिमाइंडर था चूंकि, तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि किस में से हम 11 घटाएं कि वो 13 से कट जाएगा। तो आप चेक करो किस में से 11 घटाएंगे तो वो 13 से कटेगा। इसमें से 11 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 5 और 7 बचेगा, 13 से नहीं कटेगा। इसमें से 11 घटाएंगे 73 नहीं कटेगा, इसमें से 11 घटाएंगे 63 नहीं कटेगा, इसमें से 11 घटाएंगे 65 कट जाएगा, यानी कि 76 सही है। इस बात को आप वापस समझो एक बार, मैंने क्या बताया दोस्त, जल्दी जल्दी में समझिए थोड़ा, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है ये, आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी है इसमें। देखिए आपको दिया था कि टोटल शुरू में 1554 विद्यार्थी थे, तो मैंने लिख दिया। इसमें 30 लड़कियों ने दाखिला ले लिया, 30 लड़कियां बढ़ गई, तो ये कितने बन गए, 1584। अब कह रहा है कि इसमें से कुछ लड़कों को चले जाने के बाद ये 13 से कट जाना चाहिए, तो मैंने 13 से चेक करने के लिए इसमें रिमाइंडर लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप 13 से इसको भाग करोगे पहले वाले को, तो आपको रिमाइंडर बच गया, यानी कि शेष कितना बच गया, 11, और ये बी का बी बच गया। तो आपको चेक करना है कि किस में से हम 11 घटाएं इनमें से, तो हमारा आंसर 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप 11 घटा घटा के चेक किए, तो ये पहला वाला ऑप्शन 65 बच गया, जो कि 13 से कट जा रहा था, तो इसीलिए ये आंसर हुआ। बाकी कोई भी ऑप्शन 13 से नहीं कटा था। आगे सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे देखें भाई। इस सवाल में क्या है, यहाँ पे आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है, और फिर बी रेशियो सी दिया है, और ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें, ठीक है। इसके लिए हमें बी दोनों में बराबर करना होता है, तो पहले चेक कीजिए कि बी दोनों में बराबर है या बराबर करना पड़ेगा। तो बी पहले वाले रेशियो में 3 है, दूसरे वाले में भी बी का मान 3 ही है, यानी कि हम कहेंगे कि बी दोनों में बराबर है। तो हम डायरेक्ट एक ही बार रेशियो लिख लेते हैं, ए की जगह पर 2,
बी के जगह पर 3 और सी के जगह पे 7। अब देखो इसमें से आपको पहले कह रहा है रेशियो बता दो ए प्लस बी, फिर रेशियो बी प्लस सी, और फिर ये प्लस है बीच में, और फिर आपको बताना है सी प्लस ए। तो आप जैसे ही पहला दोनों जोड़ते हैं तो 3 और 2 5, फिर दूसरे को जोड़ते हैं बी और सी को तो 7 और 3 10, और तीसरे को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, यानी कि 5 10 और 9 आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स क्यूब और माइनस में वाई क्यूब बटे में इतना कितना हो जाएगा 5:1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई है 7:1। तो आपको अनुपात बताना है। कौन सा अनुपात बताना है भाई? तो अनुपात बताना है इस सवाल में। तो यार ये देखें भाई, इस सवाल में क्या था अपने पास, मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा अनुपात निकालना है ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने अभी वेरीफाई किया है कि शायद से इसमें आपको निकालना है 2x/3y, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये अभी टोटली वेरीफाइड तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आंसर है वो देख के यही पता चल रहा है कि 2x/3y निकालना है। फिलहाल मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है यहाँ पे सवाल में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूला में ये भी आता है और इनटू में एक्स माइनस वाई आता है। तो एक्चुअली में ये वाला तो कट जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पे आपको क्या बचेगा इस कंडीशन में, ये कट जाएगा ऊपर वाले से, आपको केवल एक्स माइनस वाई बचेगा जिसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि नीचे तो 1 है। वैसे ही यहाँ पर देखो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई नीचे भी रेशियो में है, यानी कि वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो घटाने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि एक्स इसका मतलब 6 है और वाई कितना है जी 1 है, क्योंकि 6 और 1 जोड़िएगा तो 7 बन जाएगा और घटाइएगा तो 5 बन जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या बताना था 2/3 ऑफ एक्स बाई वाई, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि 2/3 और एक्स बाई वाई कितना है 6 बटे में एक्स। तो ये 3 दूना 6 कट गया, यानी कि ऊपर आ गया 2 दूना 4 और नीचे आ गया 1, यानी कि 4:1 इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप और भी तरीके लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो ज़्यादा आसान लगा मुझे वो यही लगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बोला गया है दोस्त कि एक्स माइनस वाई श्रमिकों द्वारा x+1 दिन के लिए किए गए कार्य, ठीक है, और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का जो अनुपात है वो 5:6 है। तो x का मान आपको बताना है। देखें दोस्त, पहले तो मैं ये बता दूं कि इतने श्रमिक अगर इतने दिन तक काम करेंगे तो उनका जो कार्य टोटल होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ आप बोल दो लेबर्स और इनटू में वो कितने दिन काम किए हैं। तो पहले शुरू वाले लोगों ने x-1 मजदूर, ये M1D1H1 आपने पढ़ा होगा, तो वही डायरेक्ट हम यहाँ से कह रहे हैं कि कितने आदमी थे। तो आप बोलेंगे कि x-1 आदमी थे, कितने आदमी थे जी x-1 आदमी थे, और कितने दिन काम किए, तो ये M1 हुआ, और D1 के बदले हम लिख लेंगे x+1। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में ये थे आदमी थे x+1, ठीक है, और दिन कितने थे x+2। ठीक है, और इनका जो रेशियो है वो कितने का है 5:6 का। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, ये रेशियो कितने का है जी 5:6 का। तो यहाँ से x+1 तो कट जाएगा। अभी देखो ऊपर बच गया है x-1 जिसकी वैल्यू 5 है, और नीचे बच गया है x+2 जिसकी वैल्यू कितना है 6। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जिसमें 2 जोड़ने पर वो 6 से कट जाए, या फिर 1 घटाने पर वो 5 से कट जाए। ऑप्शन देखो इसमें 1 घटाओगे तो 16 कट जाएगा 5 से, क्योंकि वो घटाने के बाद 15 बन जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, और ये नहीं कटेगा। आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें से 1 घटाने पर वो 5 से कट जाए, या फिर 2 जोड़ने पर वो 6 से कट जाए। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 कट जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन में आप 2 जोड़ के देखो कोई भी 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहीं से हमने बात खत्म कर दिया। आगे वाले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही रेशियो है, 1 मिनट, वह भिन्न ज्ञात करना है जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से अनुपात है। अब यहाँ पर अगर देखो 1/27 की बात की गई है, तो अगर मैं यहाँ पे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखता हूँ तो आप बोलेंगे कि 7×5 = 35, 1/35, और रेशियो ये 9×3 = 27, यानी कि 1/27। इसमें देखो अगर एक 1/27 है तो दूसरा 1/35 बन गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें एक भी रत्ती। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखो लिख के करने में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी विधि व्यवहार से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि 1/27 का किसी नंबर से, यानी कि x से मान लेते हैं, वही रेशियो है जो 3/7 का किससे रेशियो है 5/9 से। अब ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का गुना शुरू वाले दोनों का गुना के बराबर होता है। तो ऐसे आप x इंटू में 3/7 बराबर करोगे 5/9 और गुना में 1/27, तो भी आपका आंसर 1/35 आ जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व करके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, 1 मिनट,
देखिए यहाँ पे जो सवाल है, ऐसा सवाल मैंने अभी आपको एक करके दिखाया है शुरू में, जिसके मैंने दो तरीके बताए थे। ठीक है, यहाँ पे 432 विद्यार्थी हैं और एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 5:4 है। कुछ नए लड़के लड़की दाखिल हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो आपको बताना है कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। तो देखिए यहाँ पर एक बात गलत दे दिया है, इसमें छूट गया है शायद सवाल में। इंग्लिश वाला होता तो आपको सही पता चल जाता है, इसमें इंग्लिश वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लड़कों की संख्या में वृद्धि हो रही है 12 का। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, लड़कों की संख्या 12 बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ लड़के लड़की दोनों का पता नहीं रहेगा तो सवाल ही निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि CND आंसर होने लगेगा वैसे में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको लड़कों की संख्या, देखो शुरू में रेशियो लड़के लड़की का 5:9 है, सॉरी 5:4 है, बाद में यह 7:6 हो जाता है। लेकिन लड़कों का जो नंबर बढ़ा है वो 12 बढ़ा है, यानी कि लड़के 12 शामिल हो गए हैं। ठीक है, और लड़कियां कुछ चले गए हैं। लड़कियां भी कुछ आ गई हैं, सॉरी लड़कियां भी कुछ आ गई हैं, क्योंकि लड़के भी दाखिल ही होते हैं और लड़कियां भी दाखिल होती हैं। यानी कि कुछ लड़के लड़की दाखिल हुए हैं। आपको ये दिया गया है कि लड़के 12 आए हैं। ठीक है, लेकिन लड़कियां कितनी आई हैं ये पता नहीं है, वो आपको निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था दोस्त, टोटल लिख लो 432। ठीक है, और इसमें लड़के कितने आए हैं 12, और कुछ लड़कियां भी आई हैं मान लेते हैं जी। और ये सारा कितना से अब कटना चाहिए, 7/13 से कटना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियों के आ जाने के बाद जो रेशियो है वो 7:6 है। तो आप इनको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा कितना, 444 बन जाएगा, 44 ही बनेगा ना, बिल्कुल। और प्लस में जी और बटा में ये 13। अब यहाँ से मैंने बोला था कि आप रिमाइंडर निकाल लो, 444 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 13×3 = 39, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त, 5। और फिर 5 पर 4 54, यानी कि 13×4 = 52, 2 प्लस में जी और बटे में 13। अब ऑप्शन में देख लो किस में हम 2 जोड़ेंगे तो वो 13 से कट जाएगा। देखो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 13 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा और वो 13 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, बाकी इस सवाल को करने का जो तरीका है वो मैंने इसी वीडियो में पीछे बता रखा है, आप बैक जा करके उस सवाल को देख सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है सवाल को बनाने का, मैंने प्रोसेस वाइज भी बनाया हुआ है। फिलहाल मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से इसको बना दिया। आपको कैसा लगा ये तरीका, आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको कमेंट करना चाहिए, आप बात मानते नहीं हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट कीजिए कि आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया तो आपको पसंद आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है अपने पास कि 3, 2 और 5 के रेशियो में 3 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग इतना है, तो बीच वाली संख्या बताइए। ऐसा मैंने सवाल आपको करा रखा है। देखिए यहाँ पर एक 16 काम गड़बड़ कर दे रहा है, नहीं तो 14 ही आंसर हो जाता, क्योंकि बीच वाली संख्या 2 से कटेगी, हमें ये पता है। ठीक है, अगर तुक्का भी लगाना हो तो ये चीज़ें ध्यान में रख के तुक्का लगाइएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बनाना होगा तो आपको पता है कि ये तीनों अलग अलग नंबर हैं, और मैंने बोला था कि जब भी वर्ग का या घन का या गुणनफल का बात आए तो आपको इनमें x लगा के या k लगा के मानना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि पहला है 3k, दूसरा है 2k और तीसरा कितना है 5k। आप चाहें तो x लगा के मान सकते हैं। इनके वर्ग का योगफल कितना है 1862, तो वर्ग करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25। अगर आप जोड़ते हैं तो 29 और 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18, यानी कि ये 38k का स्क्वायर आएगा। और ये किसके बराबर आएगा जी, 38k स्क्वायर आएगा, 1862 के बराबर। अब यहाँ पर कटा लो, ये 2 से 19 बार में कट जाएगा, ये 19 से कटेगा कितने बार में, 19 9 171, और वहाँ से बच जाएगा 9 6 15 19 8 98, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49। आप 2 को 98 से कटा दो, सॉरी 98 को 2 से कटा दो, तो के की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई। के की वैल्यू 7 आ गई, और हमें बीच वाली संख्या बतानी थी 2k, तो 2 और इंटू में के की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्त, 14 बन जाएगा, और 14 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। 27 के बाद 28 नंबर। देखिए 28 नंबर सवाल में आपको दिया है कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो सबसे सिंपल तरीका, आप चाहें तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, सीधा सीधा करेंगे तो भी आसान है। अगर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो मैं एलिगेशन भी आपको बता देता हूँ कि एलिगेशन में आपको क्या करना है। देखो 20% है जिन्हें मिलता है छात्रवृत्ति, ठीक है। अगर 20% मिलने वालों को है, सॉरी 20% हाँ मिलता है, और हमें नहीं मिलने वालों को बताना है, तो नहीं मिलने वालों के लिए हम 80 लिखेंगे, क्योंकि 20 को तो मिलता है। 25% लड़कियों को मिलता है, तो नहीं कितने को मिलता है, 75% को। ठीक है, और बीच का हमें पता नहीं है, फाइनल आपको बताना है कितने विद्यार्थी हैं जिनके छात्रवृत्ति जिन्हें नहीं मिलती है। और नीचे रेशियो आपको पता है कि लड़के लड़की का रेशियो कितना है, 3:2 है। अब एलिगेशन लगाने में ऐसे कंडीशन में आपको पता होगा कि नीचे वाले का योगफल ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नीचे वाले 3 और 2 इनका योगफल 5 है, लेकिन ऊपर अंतर कितना है, 80 और 75 में अंतर भी 5 ही का है।
5 5 के बराबर है, यानी कि 1 1 के बराबर है, और ये 3 3 ही है, और ये 2 2 ही है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे दोस्त, यहाँ पर या तो आप बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा दो, 80 में से 2 जाएगा तो ये 78 आ जाएगा, या फिर इस 75 में इस 3 को जोड़ दो तो 75 और 3 78 आ जाएगा, और 78 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप परसेंटेज लेके भी चल सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपको परसेंटेज लेके चलना है तो आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते थे। देखिए 3:2 का उनका रेशियो है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये 30 और रेशियो 20 है, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान होगा ऐसे में। 0 0 कटने के बाद वापस ये 3 2 बन जाएगा। ठीक है, अभी 30 20 मैंने मान लिया, और पहले वाले को 20% को मिलता है, 30 में से 20% को मिलता है, तो नहीं कितने को मिलता है ये बताइए आप। तो आप बोलेंगे जी कि नहीं मिलता है 80% को, 80% इसका कितना होगा 24, और यहाँ पे 25% को मिलता है, तो नहीं कितने को मिलता है 75% को। 75% मतलब 3/4 होता है, तो 3/4 इसका कितना हो गया 4 5 20, 4 5 20, 5 बार में और 5 तिहाई ये 15 हो गया। ठीक है, 15 यानी कि ओवरऑल कितने को जी नहीं मिलता, तो आप बोलेंगे कि 15 और 24 39 को नहीं मिलता, कितने में से 30 और 20 50 में से। तो ये कितना परसेंटेज हुआ जी, गुना में 100, 50 गुना 100 और 39 गुना कितना हो गया 78, यानी कि 78% लोगों को नहीं मिलता है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी ईजी सा सवाल है, आप एलिगेशन से जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास, इस सवाल में आपको है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का जो प्रयोग किया गया है वो 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, तो निचले हिस्से में नीले और पीले का अनुपात क्या होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा और दिमाग खोल के बैठिए, समझना है तो। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको ये दिया गया है दोस्त कि एक मान लेते हैं कोई बर्तन है। ठीक है, इसमें क्या है जी, एक चित्र है, तो मान लेते हैं यही वो चित्र है। ठीक है, और इस पूरे में जो रेशियो है वो 4:3 है, पूरे चित्र में जो रेशियो है वो कितना है जी 4:3 है। अब ये कह रहा है कि एक इसके ऊपरी हिस्से में, यानी कि ऊपर के आधे हिस्से में या कुछ भी हिस्से में, ऊपर जितना हिस्सा है उसमें रेशियो है ये 3:2, सॉरी 2:3 है ना, ऊपर वाले में जो रेशियो है वो 2:3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस नीचे वाले में रेशियो क्या होगा। तो क्या करना है ऐसे में, देखो टोटल 4:3 था, तो 4 और 3 7 हो रहा है, 7 से कटने वाला मैंने टोटल मान लिया कि कितने हैं जी 70 हैं। टोटल अगर 70 हैं तो आप रेशियो के हिसाब से बताओ कि अगर आप आधे आधे बांटोगे 70 में से, तो ऊपरी हिस्से में इसमें कितने आ जाएगा, आधा 35 बन जाएगा, और यहाँ पे आधा कितना बन जाएगा जी, तो आप बोलेंगे कि आधा यहाँ पर भी 35 बचेगा। 70 को मैंने आधा आधा कर दिया, आधा ऊपर 35 और आधा नीचे 35। अब ऊपर वाले में जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। अब देखो 3:2 के रेशियो में आप 35 को तोड़ोगे तो ये 3 2 5 है, 5 की वैल्यू अगर 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7, और अगर 1 की वैल्यू 7 है तो आप बोलेंगे कि 2 की वैल्यू यहाँ पे 14 हो गया, और 3 की वैल्यू कितना हो गया 21। यानी कि ऊपर दोनों का अलग अलग अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 14 और 21 आ जाएगा। अब बात करते हैं टोटल का, कि टोटल क्या था। तो 70 को अगर आप 4 3 के रेशियो में तोड़ोगे तो 4 3 7 का वैल्यू अगर 70 था तो 1 की वैल्यू 10 थी, यानी कि टोटल में आप 4 3 में जोड़ोगे तो ये 40 था, और अगला वाला 30 था, 40 और 30 था। अब देखो 40 में से अगर 14 घटा दोगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, और 30 में से 21 घटा दोगे तो रेशियो में 9 आ जाएगा, यानी कि 26:9 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं वापस सवाल को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या किया था मैंने दोस्त, आपको ये दिया था कि टोटल मिलाकर के पूरे चित्र में जो रेशियो है वो 4:3 का रेशियो है। अगर पूरे चित्र में रेशियो 4:3 का है तो मैंने ये बोला कि मैं 4 और 3 से कटने वाला, यानी कि टोटल मैं मान लेता हूँ 70। टोटल अगर 70 मानूंगा तो मैं ऊपर वाले में नीले और पीले का रेशियो लिखूंगा। देखो मैंने ऐसा बना दिया पूरा बर्तन, जो कि नहीं भी बनाते तो बात बन जाता। ठीक है, ऊपर वाले में रेशियो आपको दिया हुआ है कि ये कितना रेशियो है जी 2:3 है, और ओवरऑल ये मिलाकर भी आपको दिया गया है कि रेशियो है 4:3। अब देखो अगर मैंने 4 और 3 से कटने वाला 70 माना टोटल दोस्त, तो 4 और 3 में अगर रेशियो जोड़ेंगे, 4 और 3 का मतलब क्या है कि 4 ये नीला है और दूसरा वाला ये पीला है, इसमें भी ये नीला है 2 और ये 3 क्या है जी पीला है। अब देखो 4 और 3 के रेशियो में 4 3 7 का मान अगर मैंने 70 लिया है तो 4 का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब नीला टोटल में 40 है और ओवरऑल पीला कितना है 30 है। 70 में से 40 है नीला और पीला कितना है 30, ये टोटल मिलाकर है, ऊपर नीचे टोटल मिला के। अब अगर ऊपर की बात करें तो 70 में से ऊपर आधा है 35 यूनिट है, और नीचे भी आधा है 35 यूनिट नीचे है। अब ऊपर वाले का वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है।
अब देखो, अगर आप यहाँ पे चाहें तो ये चेक भी कर सकते थे कि 35 जोड़ने पर आना चाहिए, लेकिन दो दो ऑप्शन है जो जोड़ने पर 35 आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ फिलहाल के लिए कि इस 3 और 2 के रेशियो में मैं बांट दूंगा इस 35 को। तो आप बोलेंगे कि अगर इस रेशियो में बांटना है तो ये 2 और 3 टोटल 5 है, जिसकी वैल्यू 35 है, 5 की वैल्यू 35 है, तो एक की वैल्यू 7 होगी, और एक की वैल्यू अगर 7 है तो इस 2 की वैल्यू 7 दूना 14 हो गया, और ये 3 की वैल्यू कितना हो गया, 7 तियाँ 21। अब बताओ, अगर नीले की बात करेंगे तो ओवरऑल नीला था 40, और इसमें से ऊपरी हिस्से में 14 है। 40 में से 14 अगर ऊपरी हिस्से में है तो निचले हिस्से में कितना बच गया, 26। आप घटा देंगे 40 में से 14 को। और पीला ओवरऑल था, पीला टोटल मिलाकर 30 था, जिसमें से ऊपरी हिस्से में ये 21 है। तो अगर 30 में से 21 ऊपरी हिस्से में है तो निचले हिस्से में कितना होगा, 9, और 26:9 इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही, ये आखिरी सवाल था इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी लोग देखें वो ज़रूर कमेंट करें, ये इनके लिए एक टास्क है, ठीक है। और फिलहाल आज से मैं जीके के लिए एक डेली जीके डोज आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट का वीडियो होगा, डेली वो आएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए टाइम रिकमेंड कर सकते हैं कि वो वीडियो डेली आपको कब चाहिए, सुबह में चाहिए, शाम में चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।